हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके स्टडीग्राम चैनल पर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि विविध पढ़ेंगे। कृषि विविध लास्ट है, इसके बाद पशुपालन आएगा। तो कृषि आज हम लोग खत्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे टीआरई जो टीचर वाला बिहार टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है उसके लिए, चाहे कोई भी एक दिवसीय एग्जाम जो भी है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हम लोग घटना चक्र का इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 थर्ड एई में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 357.7 मिलियन टन तक अनुमानित है। भारतवर्ष में वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार चावल का उत्पादन 150.2 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 117.9 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन जो है 63.9 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 25.7 मिलियन टन रहा। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.85% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश 13.04% तथा का दूसरा एवं पंजाब 9.16% का तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर लीजिए कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली में है। ये कब किया गया था? तो 21 अगस्त 1993 को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह केंद्र केला के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल सुधार, फसल उत्पादन एवं फसल संरक्षण पर काम करता है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार भारत में केला के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु है। मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज है। तो सवाल है कि यहाँ पर कर लीजिए, मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जियामेज है। यह एक प्रमुख खाद्य फसल है। इसके विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण इसे वर्ष भर बोया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इसे अनाजों की रानी क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। मक्का एक C4 पौधा है। मक्के का प्रयोग मंड यानी स्टार्च पाउडर और डेक्स्ट्रिन मल्डोडेक्स्ट्रिन जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के के तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहलिक पेय तथा कार्न विस्की, अमेरिकी मदिरा, काउइम, ब्राज़ील के बियर आदि तैयार किए जाते हैं। मक्का भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में मक्का की परिपक्वता अवधि प्रायः 90 से लेकर 150 दिन तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मक्का की परिपक्वता अवधि 80 से 150 दिन के मध्य है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में मक्का उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4 मक्का के उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन युक्त मक्का की संकर किस्में हैं। भागीरथी घाटी में
राजमा और आलू की, एक मिनट, राजमा और आलू कहाँ से आ गया, चलिए। राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। तो सवाल है कि राजमा और आलू की खेती करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। तो क्वेश्चन कर लीजिए, यहाँ पर दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरख व्यक्ति थे। इन्हें पहाड़ी एवं राजा ऑफ हॉर्सिल के उपनाम दिए गए हैं। किनको, तो फ्रेडरिक विल्सन को क्या नाम दिया गया है, तो पहाड़ी एवं राजा ऑफ हॉर्सिल उपनाम दिए गए हैं। किस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 थर्ड एई में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश क्रमशः 19,173 टन यानी कि 20,382.48 हजार टन है। उसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल एवं बिहार का स्थान आता है। प्रसंस्करण हेतु कुफरी चिप्सोना 2 आलू के प्रमुख किस्मों से एक है। चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों एवं कुफरी हिम सोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। आलू में लगने वाला प्रमुख रोग पछेता या झुलसा लेट ब्लाइट है। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु को उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जूट के बारे में। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई माह तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट यानी जूट एवं मेस्ता मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों रेन फेड कंडीशन में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 20% जूट सिंचित स्थितियों में उपजाए जाते हैं। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्य में जूट की खेती होती है। भारत में जूट का उत्पादन मुख्यतः 8 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जबकि मेस्ता का उत्पादन मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किया जाता है। वर्ष 2023-24 में भारत में जूट के 5 शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और नागालैंड है। जबकि वर्ष 2023-24 में ही मेस्ता के 5 शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा एवं असम है। जूट कांप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहते हैं। मेस्ता हिबिस्कस प्रजाति हिबिस्कस स्पो की एक संबद्ध तंतु फसल एलाइड फाइबर क्रॉप है। इसके वर्ष 2023-24 में 3 शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मेघालय है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल 479.18 हजार हेक्टेयर है। इसके बाद क्रमशः असम एवं बिहार का स्थान आता है। केसर एवं सैफरन का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश ईरान, अफगानिस्तान, स्पेन, ग्रीस एवं मोरक्को है। वर्ष 2024-25 के अनुसार बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में हुआ। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे बालू झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण
कर दिया जाता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार प्याज उत्पादन में भारत का शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। वर्ष 2024-25 थर्ड एई में प्याज के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात का स्थान है। सिंधु आम की किस्म है जो कि बहुत पतला एवं छोटा बीज वाली किस्म है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। आम की नियमित फसल वाली किस्में जो है बैगालोरा यानी तोतापरी, नीलम, आम्रपाली तथा दशहरी 51 है। दशहरी, चौसा एवं लंगड़ा आम की नियमित फसल वाली किस्में नहीं है। ललित एवं धवल अमरूद की उन्नत किस्में हैं। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में अमरूद की इन किस्मों को विकसित किया गया है। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इन किस्मों की संस्तुति की गई है। आंवला इंडियन गुजबेरी के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। अदरक का तना जो भूमिगत होता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। जई या ओट्स के दानों का उत्पाद ओटमील है। सामान्यतः इसे लोगों को भोजन एवं पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी मड़ुआ कोदो एवं झिंगोरा यानी बर्नयार्ड मिलेट का निर्यात डेनमार्क को किया जा रहा है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री के विदेशों में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। लोबिया, मूंग और अरहर तीनों फसलों का प्रयोग हरी खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। मूंगफली, तिल एवं बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की खेती मुख्यतः वर्षा आश्रित होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश को चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों को उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं चावल, गेहूं और दलहन। इनके अतिरिक्त हाल ही में मक्का एवं बाजरा तथा मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलों और बीज घटकों को भी इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा एवं पोषण मिशन है। गवार इन क्लस्टर बीन का अधिकार उपयोग जानवरों के चारे के साथ ही औद्योगिक उपयोग में भी होता है। साथ ही गवार की फली की सब्जी भी बनाई जाती है। विश्व में गवार उत्पादन का लगभग 80% भारत में होता है। उसके बाद विश्व में गवार का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक पाकिस्तान है। सेल गैस के निष्कर्षण में गवार गम के महत्व के साबित होने के उपरांत 21वीं सदी के शुरुआती दशक से इसकी मांग में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। गंवार गोंद को गंवार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैंकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में गंवार का कोई विकल्प नहीं है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में शीर्ष 3 कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः है। पहला आंध्र प्रदेश 51.58 लाख टन, पश्चिम बंगाल 22.02 लाख टन, उत्तर प्रदेश 11.60 लाख टन। आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है।
समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, इसको ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ वनस्पति जाति तथा प्राणी जाति की समृद्ध और व्यापक जैव विविधता पाई जाती है। यह अपने लहलहाते हरे वनों, विविधतापूर्ण वन्यजीव, गहरी नदी घाटियों और सुंदर पठारों के लिए प्रसिद्ध है। इसे प्रकृति का गुप्त खजाना और ऑर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यातों उन्मुखी उद्योग विकसित कर सकता है। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ण रूप से जैविक खाद्यों पर आधारित फसल पैदा करना या अन्य शब्दों में बिना सिंथेटिक या रासायनिक कीटनाशकों या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसल पैदा करना जैविक खेती कहलाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर की गई थी। चलिए पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है? तो राइट आंसर ए नीला है। बीज को निम्नलिखित मुख्य रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, प्रजनक बीज। यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है। यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरा पीला रंग का टैग लगाया जाता है। दूसरा, आधार बीज। प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। तीसरा, प्रमाणित बीज। इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करती है। इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। दूसरा, भारत में निम्न में से किस फसल का जुत का क्षेत्र 1980 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा था? राइट आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दी गई किसी भी फसल के जुत क्षेत्र में निरंतर गिरावट नहीं दर्ज की गई है। वर्ष 1980-81 में गेहूं की कृषि 22.28 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जबकि वर्ष 2014-15 में इसका क्षेत्र बढ़कर 31.47 मिलियन हेक्टेयर पहुंच गया। इसी प्रकार चावल की कृषि वर्ष 1980 से 81 में 40.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो घट बढ़ के साथ वर्ष 2014-15 में 44.11 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। वर्ष 1980-81 में दालों की कृषि 22.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी, जो विभिन्न वर्षों में कमी और वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 में 23.55 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर बनी हुई है। मोटे अनाजों की कृषि वर्ष 1981 में 41.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती थी। इसके क्षेत्र में विभिन्न वर्षों में कमी और बढ़ोतरी होती रही तथा यह वर्ष 2014-15 में 24.15 मिलियन हेक्टेयर के स्तर पर है। मोटे अनाजों के क्षेत्र में वर्ष 1980-81 की तुलना में वर्ष 2014-15 तक गिरावट जरूर आई है, परंतु यह निरंतर नहीं थी। इसके बीच के वर्षों में घटोतरी और बढ़ोतरी होती रही। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में गेहूं, चावल, दाल और मोटे अनाज के अंतर्गत सकल क्षेत्र क्रम से इस प्रकार है: 32.8 मिलियन हेक्टेयर, 51.3 मिलियन हेक्टेयर, 27.7 मिलियन हेक्टेयर तथा 25.8 मिलियन हेक्टेयर। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। 3 नंबर, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित पूछ रहे हैं। केरल टेपियोका, महाराष्ट्र कपास, पश्चिम बंगाल पटसन, गुजरात मूंगफली। तो आंसर होगा आपका, चलिए देखते हैं।
नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। कोड देखिए 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। IAS प्रीत 1996 में पूछा गया सवाल है। तो 1996 के अनुसार जो राइट आंसर सी होगा, यानी कि सी, यानी कि सी मतलब 1 3 4 सही होगा, 2 नंबर गलत होगा, समझ गए। लेकिन अभी वर्तमान के अनुसार जो होगा आपका ये होगा, डी ऑप्शन होगा, डी 2 3 4 वर्तमान में, यानी कि 2 3 4 यानी कि 2 3 4 ये चारों सब ये गलत है। तमिलनाडु होगा अभी में, अभी वर्तमान में तमिलनाडु है, समझ गए। तमिलनाडु तमिलनाडु है, केरल नहीं है, लेकिन उस समय केरल था। तो इसलिए उस समय के अनुसार 1 3 4 सही है, 2 नंबर गलत है, लेकिन वर्तमान के अनुसार डी सही है, 2 3 4 सही है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न काल के अनुसार विकल्प सी हवेस्ट उत्तर था। प्रश्न काल के दौरान, यानी कि जिस समय सवाल पूछा गया था 1996 में, उस समय आर्थिक समीक्षा 2025-26 के एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रसंगत राज्य एवं उनकी महत्वपूर्ण फसलें इस प्रकार हैं। तमिलनाडु जो टेपियोका प्रथम स्थान है, यानी कि तमिलनाडु का स्थान है, केरल का नहीं है। यहाँ पर केरल दिया था ना, वहाँ पर केरल, तो केरल नहीं है, तमिलनाडु है। महाराष्ट्र कपास प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल जूट एवं मेस्ता, यानी पटसन, जूट को पटसन बोला जाता है या जूट भी बोला जाता है, मेस्ता प्रथम स्थान। गुजरात मूंगफली प्रथम स्थान। तो नोट आंकड़े वर्ष 2024-25 थर्ड ए के संदर्भ में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फसल बृहत्तम उत्पादक, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला महाराष्ट्र, तंबाकू आंध्र प्रदेश। 2011 में और 2008 में सवाल पूछा गया है, तो आंसर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। प्रश्नकाल वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 थर्ड ए में भी आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था है। प्रश्न काल में नारियल का अग्रणी उत्पादक केरल था। वर्ष 2023-24 के अनुसार कर्नाटक नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य है, जबकि 2024-25 थर्ड ए के अनुसार तमिलनाडु नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य है। प्रश्न काल के दौरान आंध्र प्रदेश तंबाकू का अग्रणी उत्पादक था, जबकि वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2023-24 में 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार केला का अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। प्रश्नकाल में महाराष्ट्र केला का शीर्ष उत्पादक नहीं था। 5 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2013 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो राइट आंसर ए उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं 6 नंबर। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है ए त्रिची में। तमिलनाडु के त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा एक मिशन बोर्ड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। 7 नंबर, दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र जो भिन्न भिन्न तरीके से छायांकित है और जिनमें से 3 धान्य शस्य के उत्पादन क्षेत्रों को इंगित करते हैं और एक धान्येतर शस्य के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है। मुख्य शस्य उत्पादन क्षेत्र 1 2 3 4। प्रदत्त निर्देशों के अनुसार धान्येतर शस्य का उत्पादन क्षेत्र है, तो डी 4 नंबर है, यानी कि ये वाला है, ये देखिए। उपर्युक्त मानचित्र में धान्येतर शस्य उत्पादक क्षेत्र चिन्ह 4 से निर्देशित है। यह क्षेत्र गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में विस्तृत कपास क्षेत्र को इंगित कर रहा है।
8 नंबर, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है? तो डी, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालें। आर्थिक समीक्षा 2025-26 थर्ड ए के अनुसार विकल्प में प्रदत्त खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े निम्न अनुसार है। 2024-25 चावल जो है 150.2 मिलियन टन, गेहूं जो है 117.9 मिलियन टन, मोटे अनाज जो है 63.9 मिलियन टन, दालें जो है 25.7 मिलियन टन। स्पष्ट है कि विकल्प डी अभीष्ट उत्तर है। 9 नंबर, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है या है? राइट आंसर डी, उत्तर प्रदेश। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में जिसके कुल खाद्यान्न उत्पादन में 17.85% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य बना हुआ है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश 13.04% का दूसरा, पंजाब 9.16% का तीसरा स्थान है। 10 नंबर, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारत का गुजरात राज्य कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर था 2007 में। तो उस समय के अनुसार जो है आपका डी होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र का कपास, गुजरात का मूंगफली तथा गुजरात का ही नमक उत्पादन प्रथम स्थान है, जबकि दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर स्थित है। वर्तमान संदर्भ में कोई विकल्प सही उत्तर नहीं है, यानी कि वर्तमान के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है। 11 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। कृषि उत्पादन अग्रणी उत्पादक कपास, चना, काली मिर्च, अनाज, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल। तो आपका होगा, मिलान करते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कपास जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, चना जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद से हो जाएगा आपका काली मिर्च हो जाएगा केरल में, अनानास हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 राइट आंसर ए होगा। प्रश्न काल तथा वर्तमान में विकल्प ए सही उत्तर है। वर्ष 2024-25 एंड 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के आधार पर प्रसंगत कृषि उत्पादन के अग्रणी उत्पादक राज्य इस प्रकार है। कपास जो है गुजरात द्वितीय स्थान, महाराष्ट्र प्रथम स्थान, चना मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान, महाराष्ट्र प्रथम स्थान, काली मिर्च केरल द्वितीय स्थान, कर्नाटक प्रथम स्थान, अनानास पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान, असम प्रथम स्थान। 12 नंबर, कॉलम 1 में दिए गए फसलों को कॉलम 2 में दिए गए राज्यों के साथ मेल करें जहां इनकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। कॉलम 1, कॉलम 2 फसल राज रागी, बाजरा, ज्वार, उड़द, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका जो हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो रागी जो हो जाएगा कर्नाटक में, और बाजरा जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में। ज्वार जो हो जाएगा महाराष्ट्र में, और उड़द जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो राइट आंसर बी होगा। सही सुमेलित है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कॉलम 1, कॉलम 2 फसल राज
रागी कर्नाटक, बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, उड़द आंध्र प्रदेश। 13 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? 25 2015 राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। सम्मिलित नहीं है, तो ये जो है आपका इसमें से अभी आंसर कोई नहीं होगा। 2016 में दिया गया था, आंसर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 थर्ड एई के आंकड़ों के अनुसार आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश जो है 20,382.48 हजार टन है। इसके बाद क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार का स्थान है। वर्ष 2024-25 कपास का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। उसके बाद क्रमशः गुजरात और तेलंगाना का स्थान है। अतः विकल्प बी और सी सम्मिलित नहीं है, शेष अन्य विकल्प सही सम्मिलित हैं। 14 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए हुए कुटे की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 फसलें फल फसलनाशक जीव चावल गेहूं गन्ना चना एफिड घुंडी मतपूर्ण तेलिया कर्तन शलभ शीर्ष प्रारूप वेदक शलभ गोलक शलभ। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, शुरू करते हैं मिलान करना। चावल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा घुंडी मतपूर्ण, उसके बाद से गेहूं हो जाएगा एफिड हो जाएगा। गन्ना जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शीर्ष प्रारूप वेदक शलभ। चना जो हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, तो चना हो जाएगा गोलब शलभ। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 5। राइट आंसर सी होगा, सी। एफिड गेहूं सहित अनेक अनाजों एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला जीव है। इसी प्रकार घोंडे मतपूर्ण घोंडी बग चावल एवं शीर्ष रूह वेदक शलभ टॉप शूट बोरर मौत गन्ना की फसल को हानि पहुंचाने वाला तथा गोलक शलभ बॉलवर्म चना की फसल के लिए हानिकारक जीव है। 15 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 फसल का नाम बीमारी का नाम गन्ना धान अरहर आलू। झुलसा लेट ब्लाइट रेड रॉट खैरा उकटा बिल्ट। तो होगा आपका ए का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए का 2 रेड रॉट। बी का हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 3 और हर का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 में दी गई फसलों की सूची 2 में दिए गए रोगों से सम्मिलन इस प्रकार है। फसल का नाम बीमारी का नाम गन्ना रेड रॉट, धान खैरा, अरहर उकटा बिल्ट, आलू झुलसा लेट ब्लाइट। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? फसल बीमारी रोग, तो धान हरित बाली सही सम्मिलित नहीं है। धान जो है हरित बाली ये सही सम्मिलित है। बाजरा अरगट सही है। मटर बुखनी पाउडरी मिल्ड्यू सही है। चना उगटा बिल्ट ये भी सही है। तीनों सही है। सही नहीं है तो ये नंबर सही नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। हरित बाली रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे पूर्ण बाली
झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प सही सम्मिलित है। 17 नंबर है गाना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फरासबीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर बी, त्रिपादप कुल के। गाना होगा, चुकंदर हुआ, स्वीट पी हो गया, चना, अरहर और फरासबीन त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंसर नहीं दिया गया, चलिए देखते हैं। FAO 2000 आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में उपयुक्त में से भारत किसी का भी अग्रणी उत्पादक नहीं है। इसका गन्ना के उत्पादन में विश्व में दूसरा, प्रथम ब्राजील का है। कहवा कॉफी ग्रीन के उत्पादन में 7वां, प्रथम ब्राजील। तंबाकू मैन्युफैक्चर्ड के उत्पादन में दूसरा स्थान, प्रथम चीन। मुख्य भूमि है, तिलहन उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। 19 भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन कितना था? आंसर नहीं दिया गया है, चलिए देखते हैं। वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन 259.3 मिलियन टन के स्तर पर था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 275.1 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 थर्ड एई में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 357.7 मिलियन टन के स्तर पर अनुमानित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूसरा, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। इन कथनों में से कौन सा सही है या है? राइट आंसर बी, केवल 2 सही है, ए नंबर गलत है। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उतरता है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। साथ ही FAO के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू अनमैन्युफैक्चर्ड के निर्यात में भारत को दूसरा स्थान मात्रा की दृष्टि से है। इक्कीस नंबर जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जूट एक रबी फसल है। दूसरा, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। तीसरा, भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या है? राइट आंसर बी, यानी कि 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। जूट एक खरीफ फसल है। इसे मार्च से मई तक की अवधि में बोया जाता है। जूट की खेती के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। कच्चा जूट मुख्यतः वर्षाधीन स्थितियों रेनफेड कंडीशन में उपजाया जाता है, जबकि लगभग 20% जूट सिंचित परिस्थितियों में उपजाया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर राज्यों में भी जूट की खेती होती है। जूट मुख्यतः 8 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। 22 नंबर नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण आर, जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा। कच्चे जूट में जूट एवं मेस्ता शामिल है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। सफेद जूट का प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका है, जबकि द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र भारत म्यांमार क्षेत्र है। जूट की बुआई का समय पूर्व मानसून वर्षा की प्राप्ति, नमी की उपलब्धता एवं फसल प्रजाति के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है।
जैसे सामान्यतः मार्च से मई महीने में बोया जाता है, परंतु कुछ प्रजातियों को फरवरी से जून में बोया जाता है। जूट को जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। अतः ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तेईस, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण आर, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो नहीं दिया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। FAO के वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार कच्चे जूट के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश बांग्लादेश, वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत है। उसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2023 के अनुसार भारत विश्व में कृषि में वर्ष 2023 में भारत का जूट उत्पादन में प्रथम स्थान। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अतः प्रश्न काल के दौरान अभिकथन ए सत्य है, किंतु कारण आर असत्य है। FAO 2024 के आंकड़ों के अनुसार कोई विकल्प सही उत्तर नहीं है। 24 नंबर, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। राइट आंसर डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। पटसन विकास निदेशालय के वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 9,692.33 हजार गांठ कच्चा जूट का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 7,865.7 हजार गांठ कच्चा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ है। 25, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। तो राइट आंसर डी, पश्चिम बंगाल में। जूट उद्योग भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रमुख उद्योगों में से एक है। मिलों की अधिक संख्या कारण स्थानीय कारण भारतीय जूट उद्योग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल पर निर्भर है। यह उद्योग भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 26 नंबर, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर से धान और जूट। गंगा के निचले मैदानों में जलवायु में उच्च तापमान के साथ आर्द्रता रहती है। इस प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए धान और जूट की फसलें सर्वाधिक उपयुक्त हैं। 27 नंबर, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। राइट आंसर बी, पश्चिम बंगाल में। जूट विकास निदेशालय 2023-24 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के अंतर्गत जूट का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल है 479.18 हजार हेक्टेयर। असम है 56.7 हजार हेक्टेयर। बिहार है 53.0 हजार हेक्टेयर। भारत में जूट का कुल कृषि क्षेत्र 598.5 हजार हेक्टेयर है। 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो सी, कपास, जूट और सनई है। बाकी सभी गलत है। कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फसलों से है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2024-25 के अनुसार भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में और जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। 29, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो आंसर नहीं दिया गया है। मक्का, उड़द विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता के कारण वर्ष भर बोया जा सकता है। हालांकि दोनों ही मुख्य खता खरीफ की फसल है। 30, मक्के की खेती की जा सकती है। डी, वर्ष भर।
31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मक्का का मंड को उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, मक्का से निष्कासित तेल जैव और डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तीसरा, मक्का का प्रयोग से एल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? राइट आंसर डी है। 1, 2, 3। मक्के का प्रयोग मंड स्टार्च पाउडर और डेक्स्ट्रिन माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे मंड उत्पादों के उत्पादन में होता है। इसके अलावा मक्के का तेल का प्रयोग जैव डीजल के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। मक्के के प्रयोग से कई प्रकार के एल्कोहलिक पेय यथा कार्न व्हिस्की, अमेरिकी मदिरा, काउइम, ब्राजील के बियर आदि भी तैयार किए जाते हैं। 32 मक्का की फसल पकने की अवधि है डी 110 दिन। विभिन्न मौसमों एवं क्षेत्रों में इस फसल की परिपक्वता अवधि प्रायः 90 दिन से लेकर 150 दिन तक है। शीतकालीन मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियां अधिक समय लेती है, जबकि बसंत एवं ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली प्रजातियां कम समय लेती है। खरीफ की फसल कम समय लेती है, जबकि रबी के दौरान उगाई जाने वाली मक्का की फसल अधिक समय लेती है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। 33 निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? राइट आंसर सी, मक्का। दिए गए विकल्पों में मक्का जो है C4 पौधे का उदाहरण है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू एवं आलू C3 पौधे का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा कि C3 पौधे कौन कौन से हैं और C4 कौन है। C4 मक्का है और C3 है चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास और तंबाकू, आलू C4 3 पौधे का उदाहरण है। 34 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का को उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा राजस्थान। तो आपका जो है और क्या दिया गया है? कूट दिया गया है। कूट यानी कि कूट जो है 1, 3, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4, 2 दिया है। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 मक्का को उत्पादन में दिया 1, 3, 4 और उसके बाद 2। प्रश्न काल के दौरान भारत के मक्का उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम इस प्रकार था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद बिहार में। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में मक्का उत्पादन अग्रणी 3 राज्यों का क्रम इस प्रकार है। मध्य प्रदेश है, उसके बाद से कर्नाटक है, उसके बाद से बिहार है। अब प्रश्न जब पूछा गया तो उस समय ये क्रम था, लेकिन अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है। 35 नंबर, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। सी, मक्का की है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन युक्त संकर किस्में हैं। नोट, यह अनुवांशिक परिवर्तित किस्में नहीं है। 36 नंबर, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? राइट आंसर ए, जम्मू और कश्मीर में। केसर यानी सैफरॉन का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। इसे जाफरान भी कहते हैं। 37 नंबर, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है बी, कश्मीर में। भारत में केसर एवं सैफरॉन की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। भारत के अतिरिक्त केसर के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश ईरान, अफगानिस्तान, स्पेन, ग्रीस एवं मोरक्को है। 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। फसलें, भौगोलिक परिस्थितियाँ। जौ, चावल। तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चावल जो है ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा है। आगे क्या दिया गया और देखते हैं हम लोग।
सी मिलेट, ज्वार, बाजरा आदि, गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। डी चाय, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। राइट आंसर हो जाएगा ए का 2। राइट आंसर ए होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। डी का 3 यानी चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता में पाया जाता है। और सी का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ये बी जो होगा उसका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ए का 2। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो है ना जौ है, यहाँ पर ए नंबर में जौ है, तो जौ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का 2 यानी कि ये हो जाएगा, ए वाला का 2 हो जाएगा। ठंडी और जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा, बी का हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का क्या है, तो बी का 4 हो जाएगा, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा चावल के लिए। और सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा, यानी कि मिलेट, ज्वार, बाजरा आदि जो है तप्त यानी कि तापमान वाला, तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा यानी कि कम उपजाऊ वाला मृदा होना चाहिए, शुष्क जलवायु होना चाहिए, बारिश कम भी होगा तो चल जाएगा, और मौसम तप्त होना चाहिए। सी नंबर का यानी मिलेट, ज्वार, बाजरा आदि के लिए। चाय जो है आपका, चाय जो हो जाएगा, ये होता है गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाले जगहों पर आपका चाय होता है। चाय होता है आपका डी का 3, गर्म, ये वाला। और चावल जो होता है ये होता है, चावल आपका तप्त, और ये चावल है, चावल का ये है, समझ गए। और चाय का ये है, मिलेट, ज्वार, बाजरा जो है इसके लिए तप्त यानी कि तप्त आपका तप्त शुष्क मौसम होना चाहिए, शुष्क मौसम यानी कि बारिश कम होगा, बारिश ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि मिलेट, ज्वार और बाजरा के लिए बारिश की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जितना कि चावल की खेती के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, जितना कि चावल की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नगत फसलों की आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नानुसार हैं। जौ जो है, जौ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में जौ उपज जाती है, यानी जलवायु ठंडी होगी तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होगी। चावल जो है, चावल के लिए तप्त और नम जलवायु, तप और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। मिलेट के लिए तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा, यानी कि मृदा उपजाऊ भी नहीं होगा, कम होगा तो काम चल जाएगा। चाय जो है गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता वाले यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले स्थानों पर होता है चाय। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, कपास, फ्लैक्स, चुकंदर, पटसन। तो आपका जो है मिलान करना है। कपास जो है आपका ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी वर्षा 500 से 1000 मिलीमीटर, तापमान जो है 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए कपास के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, वर्षा 600 से 800 मिलीमीटर होना चाहिए फ्लैक्स को उत्पादन के लिए, तापमान हो 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तक। चुकंदर भाई साहब को देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। चुकंदर भाई साहब जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका
वर्षा 500 से 600 मिलीमीटर, तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। अब पटसन के लिए जो है आपका हो जाएगा पटसन, ये हो जाएगा 2। यानी वर्षा चाहिए इसको 1500 से 2000 मिलीमीटर वर्षा चाहिए इसको, मतलब पानी इसको चाहिए। तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 2। राइट आंसर डी होगा। सही सम्मेलन इस प्रकार है, सूची 1, सूची 2। कपास जो है 500 से 1000 मिलीमीटर, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। फ्लैक्स जो है वर्षा 600 से 800 मिलीमीटर, तापमान जो है 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। चुकंदर जो है वर्षा 500 से 600 मिलीमीटर, तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस। पटसन जो है वर्षा जो है 1500 से 2000 मिलीमीटर, तापमान जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। 46 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की, सी प्याज। प्याज की खेती के लिए पहले बीज डालकर पौध तैयार किया जाता है, बाद में इन्हीं पौधों का प्रतिरोपण कर दिया जाता है। 41, निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो राइट आंसर ए, धान, मक्का, गेहूं। धान, मक्का और गेहूं को पूर्वी उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र समझा जाता है। 42 नंबर, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर ए, विल्सन को। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले वे प्रथम गोरे व्यक्ति थे। इन्हें पहाड़ी यमराजा और फर्सिल के उपनाम दिए गए हैं। 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा रबर बोर्ड कोट्टायम हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तंबाकू बोर्ड हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। राइट आंसर बी होगा। बोर्ड तथा मुख्यालय का सही अनुक्रम इस प्रकार है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम में, चाय बोर्ड भारत कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। 44, सब्जी उत्पादन प्रथम उत्पादन भारत का स्थान है। सब्जी उत्पादन भारत का स्थान है तो बी, द्वितीय। प्रश्न काल में भारत का सब्जी उत्पादन द्वितीय स्थान था। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार भी भारत सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में चीन प्रथम स्थान पर है। 45, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ए, चीन है। 46 नंबर, आम के बीज रहित प्रजाति है तो डी, सिंधु है। आम के बीज रहित सीडलेस प्रजाति सिंधु है। यह बीज रहित आम की प्रजाति है, हालांकि इसमें पतला एवं छोटा बीज प्राप्त होता है। 47, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तब भी आम्रपाली। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। 48, ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है बी, अमरूद।
ललित अमृत उन्नत किस्म है। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ ने आम अमरूद की इस किस्म को विकसित किया है। 49 आम के निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प में दी गई आम की प्रजातियां दशहरी 1, चौसा एवं लंगड़ा नियमित फसल वाली किस्म नहीं है। दशहरी 51 नियमित फसल वाली किस्म है, जबकि विकल्प में दशहरी 1 दिया गया है। आम की नियमित फसल वाली अन्य किस्में हैं बैगा, लोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली आदि। 50 कंचन एक उन्नत किस्म है। बी आंवला का। आंवला यानी इंडियन गुजबेरी के फल औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में हैं। इक्यावन गंगा बनारसी एक प्रजाति है, तो आंसर नहीं दिया गया है। काशी गंगा लौकी बोटल गॉर्ड की किस्म है। काशी मधु खरबूजे की किस्म है, जबकि आंवला की प्रजाति बनारसी है। बनारसी नाम की प्रजाति अमरूद की भी होती है, जो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। विकल्पों में दिए गए फसलों में गंगा वाराणसी नाम की किसी किस्म का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है। 52 निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? फसल प्रजाति, तो आपका सही सम्मिलित नहीं है बी गेहूं शुष्क सम्राट, ये सही सम्मिलित नहीं है यानी गलत है, तो राइट आंसर बी होगा। बाकी धान गोविंद सही है, अरहर पारस सही है, मटर प्रकाश सही है, तो सही सम्मिलित नहीं है, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। शुष्क सम्राट धान की एक किस्म है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्र में होता है। उपयुक्त दिए गए अन्य विकल्पों में सही सम्मिलित है। 53 किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? राइट आंसर बी महाराष्ट्र में। प्रश्न काल में केले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तमिलनाडु था। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 थर्ड AE के आंकड़ों के अनुसार केला उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः है महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है एवं तमिलनाडु है। 54 गुजरात निम्न फसलों में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से एक है? तो राइट आंसर सी बाजरा है। प्रश्न काल में उपयुक्त फसलों में से गुजरात बाजरा के मुख्य 3 अग्रणी उत्पादकों में से एक था। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा बाजरा के क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। चौथे जो है 11.24% स्थान पर गुजरात है। नारियल के उत्पादन में गुजरात 7वें यानी 1% स्थान पर। गन्ना के उत्पादन में चौथे यानी कि 3.02% स्थान पर। गेहूं के उत्पादन में 7वें यानी 3.28% स्थान पर है। पचपन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 फसल राज मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। तो राइट आंसर होगा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं। मूंगफली जो है आपका मूंगफली आंध्र प्रदेश में, सरसों राजस्थान में सबसे ज़्यादा, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में, नारियल केरल में। तो राइट आंसर सी होगा। 1 2 3 4 दी गई फसलों तथा उनके उत्पादन संबंधित राज्यों का सम्मेलन निम्न अनुसार है। फसल राज मूंगफली आंध्र प्रदेश 2024-25 के आंकड़ों में अग्रणी उत्पादक गुजरात। सरसों राजस्थान 2024-25 के आंकड़ों में भी। सोयाबीन मध्य प्रदेश 2024-25 के आंकड़ों में भी। नारियल केरल 2024-25 थर्ड AE में अग्रणी उत्पादक तमिलनाडु।
56 सूची 1 तथा सूची को 2 को सम्मिलित किया तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। जूट, चाय, रबर, गन्ना। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जूट जो हो जाएगा आपका जूट ए का 3 पश्चिम बंगाल, चाय का हो जाएगा बी का 1 हो जाएगा असम, और सी का आपका हो जाएगा रबर केरल हो जाएगा 2, और डी का 4 उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। सही सम्मेलन इस प्रकार है। जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम में, रबर केरल में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। 57 बुर्लाक पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर डी कृषि विज्ञान में। बुर्लाक पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम पर की गई थी। 58 प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? सी कुफरी चिप्सोना 2। दिए गए विकल्पों में प्रसंस्करण हेतु आलू के प्रमुख किस्मों से एक किस्म कुफरी चिप्सोना 2 है। वह 2005 में विकसित कुफरी चिप्सोना 3 मैदानी क्षेत्रों के लिए, कुफरी हिमसोना पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। 59 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य निर्धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों को उत्पादकता में वृद्धि लाना है। यह फसलें कौन कौन सी है? राइट आंसर बी केवल चावल, गेहूं एवं और दलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों को उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें चावल, गेहूं और दलहन। वर्तमान में मक्का, बाजरा, मोटा अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों और बीज घटकों को इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन है। 60 नंबर निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो राइट आंसर ए मोटा अनाज तथा चावल। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। 61 नंबर अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है? बी प्रकंद। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। 62 निम्नलिखित में कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? तो ए ओट मिल है। अनाज मुख्यतः जई ओट्स के दानों का उत्पाद ओट मिल है। सामान्यतः इसे लोगों को भोजन और पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। 63 उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज यानी मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जा रहा है? तो राइट आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न काल में उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज या मंडुआ कोदो का निर्यात जापान को किया जा रहा था। वर्तमान में वर्ष 2021 में उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज जैविक मंडुआ कोदो का निर्यात डेनमार्क को किया जा रहा है। मंडुआ से बनी खाद्य सामग्री की विदेश में बड़ी मांग है। इसका प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाने में किया जाता है। 64 नंबर भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला मूंगफली, दूसरा तिल, तीसरा बाजरा। उपयुक्त में से कौन से प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है या है? राइट आंसर होगा डी 1 2 3 1 2 3। मूंगफली, तिल एवं बाजरा की कृषि शुष्क कृषि क्षेत्रों में की जाती है। इन फसलों की सिंचाई लगभग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। 65 भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। उपयुक्त में से कौन सा दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं? तो राइट आंसर होगा डी 1 2 3 सही है। लोबिया, मूंग और अरहर इन तीनों फसलों का प्रयोग हरी खाद, चारा एवं दलहन के रूप में होता है। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की हरी खाद का प्रयोग
करने से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया था। 66 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी स्वरूपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड के विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है? तो राइट आंसर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जलवायु की सुलभता के कारण न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है जिससे वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। 67 निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनवरी 2026 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो राइट आंसर डी, सिक्किम। जनवरी 2016 में भारत के 16 में वर्षों के सतत प्रयास के द्वारा स्वास्थ्य के अनुकूल एवं पर्यावरण का अनुकूल खेती करते हुए सिक्किम ने भारत का पहला जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। 68 भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो राइट आंसर सी, सिक्किम को। 69 निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। पहला, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। दूसरा, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में किस एक राज्य में पाई जाती है? तो राइट आंसर बी, गुजरात। गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है तथा उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। 70 नंबर, भारत में गवार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल में ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो राइट आंसर बी है, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। बाकी सभी गलत हैं। गवार इन क्लस्टर बीन का अधिकतर उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है। साथ ही ग्वार की फली की सब्जी बनाई जाती है। विश्व में कुल ग्वार उत्पादन का लगभग 80% भारत में होता है। विश्व में ग्वार का दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक पाकिस्तान है। सेल गैस के निष्कर्षण में गवार यानी गोंद यानी गवार गम के महत्व ने साबित होने के बाद हाल ही में इसकी मांग में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। गवार के बीजों से निकाला जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैंकिंग नामक एक नई प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गोंद का प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा सेल गैस के निष्कर्षण में ग्वार का कोई विकल्प नहीं है। 71 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कारण आर, पश्चिम बंगाल का सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, तो राइट आंसर होगा सी, यानी ए सत्य परंतु आर गलत है। यानी कि ए सत्य परंतु आर जो है गलत है। प्रश्नकाल के दौरान भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। पश्चिम बंगाल में ताजे जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक था। यहाँ का कुल मछली उत्पादन का 90% हिस्सा अंतःस्थलीय जलीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। यहाँ सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना अन्य तटीय प्रदेशों में हुआ है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024-25 वर्ष 2023-24 में कुल मछली उत्पादन में अग्रणी शीर्ष 3 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अंतर्देशीय जल की मछली का उत्पादन सर्वाधिक है। समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। 72 निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। तो सही अवरोही क्रम होगा सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। राइट आंसर सी होगा। प्रश्नकाल में विकल्प सी उतरता है, जबकि एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स
एट ए ग्लांस 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में शीर्ष 5 कुल मत्स्य उत्पादक अग्रणी राज्य क्रमशः है। पहला आंध्र प्रदेश 51.58 लाख टन, दूसरा पश्चिम बंगाल 22.02 लाख टन, तीसरा उत्तर प्रदेश 11.60 लाख टन, चौथा कर्नाटक जो 11.31 लाख टन एवं पांचवा उड़ीसा 11.24 लाख टन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? राइट आंसर ए, कपास के रेशे की लंबाई 105 सेंटीमीटर होती है, ये सही नहीं है। बाकी बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व तो सही है। पूसा बासमती धान के लिए संस्तुत उर्वरक खुराक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में N120 P60 के 60 हैं, तो राइट ये भी सही है। सेब खाने वाला भाग मेसोकार्प, ये भी सही है। सही नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर ए होगा। आंसर हमारा राइट आंसर ए होगा। कपास की उत्कृष्टता का आधार इसके रेशे की लंबाई होती है। सर्वोत्तम कपास का रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट तथा वेस्ट इंडीज में उगाई जाती है। मध्यम किस्म के कपास के रेशे की लंबाई 3.75 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उत्पादन नील नदी की घाटी, मध्य एशियाई गणराज्यों ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। छोटे रेशे वाले कपास का रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तथा इसका मुख्य उत्पादक देश भारत एवं ब्राजील है। सेब के खाने वाले भाग में मेसोकार्प सम्मिलित होता है। बोरान पौधों में पोषण हेतु एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था। चौहत्तर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं, जौ, अलसी, रेपसीड, सरसों, चना आदि रबी की मौसम में की फसलें हैं। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल। एनसीईआरटी के अनुसार बुआई अक्टूबर से दिसंबर तथा कटाई अप्रैल से जून तक में होती है। वर्ष 2024-25 थर्ड ई के आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है, अतः वर्तमान में विकल्प बी एवं सी सही नहीं है। 75, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया। चलिए देखते हैं। विकल्प ए और डी दोनों कथन सही नहीं है, अभिष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रश्न का विकल्प ए उस स्थिति में सही है जब झारखंड बिहार का अंग था। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार लाख उत्पादन 2013-14 में भी भारत का शीर्ष राज्य उत्तराखंड है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। इन्हीं 4 राज्यों में भारत का 92% यानी लाख उत्पादन होता है। वर्ष 2024-25 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, अतः स्पष्ट इस प्रश्न का एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। यूपीपीएससी ने विकल्प डी को सही उत्तर के रूप में चयन किया था। 76, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखिए यहाँ पर सही नहीं है। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जबकि एफएओ 2024 के अनुसार चावल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। और डॉक्टर बीपी पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, अतः वर्तमान में विकल्प बी और सी सही उत्तर है। 77, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका कौन सा सही नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। उपलब्ध प्रमाणों या स्रोतों के आधार पर विकल्प ए और डी दोनों को एक गलत साबित किया जा सकता है, अतः किसी एक विकल्प का अभिष्ट उत्तर के रूप में चयन नहीं किया जा सकता। सही नहीं वर्ग में 2 विकल्प कैसे? ए, विकल्प ए में दिया गया कथन दलहनी फसल जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती वह है राजमा, यह कहना गलत होगा,
कि राज्य में फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती है। अलग अलग शोध रिपोर्टों के अनुसार राजमा की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अलग अलग है। देखें साइंटिफिक वर्ल्ड वॉल्यूम नंबर 99 जुलाई 2011। रेड किडनी बीन्स यानी ये इसका नाम है फेजुअलस वुल्गारिस, ए काइंड ऑफ एनुअल लेगुमिनस crop native to China is locally called rajma in Nepal. It is cultivated as a crop of cropped with other crops. It is also nitrogen fixing crop with symbiosis of rhizobium, i.e. Rhizobium leguminosarum bifacially form nodulation and fixes atmospheric nitrogen symbiotically. Ali and Lal 1992. Unlike other pulses, Rajma is inefficient in symbiotic nitrogen fixation. Nodulation is poor in Rajma. तो विकल्प डी में दिया गया कथन है यूपीएस 120 चने की एक प्रजाति है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण इस प्रकार है यूपीएस इज ए वेराइटी ऑफ ग्राम। यूपीएस 120 अरहर की एक प्रजाति है न कि चना की। भारत कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर यूपीएस 120 को अरहर के शीघ्र बुआई वाली प्रजाति बताया गया है तथा इस फसल का विवरण इस प्रकार दिया गया है। रेड ग्राम इज ए इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप इन इंडिया। इट इज ऑल्सो नो इज ए पिजन पी और अरहर और तूर। समस्या एक प्रश्न में रेड ग्राम अरहर को ग्राम यानी चना नाम दे दिया गया। इस स्थिति के कारण विकल्प डी सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना था। प्रजाति के स्थान पर हिंदी रूपांतरण किस्म होना चाहिए। 78 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान संदर्भ में विकल्प ए, सी और डी तीनों ही सही नहीं है। कौशल धान की नहीं बल्कि मूंगफली की प्रजाति है। वर्ष 2024-25 के अनुसार दलहनों का अधिकतम उत्पादन राजस्थान से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। वर्ष 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार नारियल का शीर्ष उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। अतः वर्तमान संदर्भ में 3 विकल्प सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 79 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र किसको उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल, सुपारी, आम, सोयाबीन। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है या है? राइट आंसर होगा कोई नहीं। राइट आंसर डी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सुपारी एरिकेनॉट का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा आदि। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अतः स्पष्ट युग्म सम्मिलित नहीं है। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल आदि है। मेवात जो है वर्तमान नू जिला हरियाणा में स्थित है। स्पष्ट है कि युग्म 2 भी सम्मिलित नहीं है। भारत में सोयाबीन को उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 राज्य 2024-25 है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। कोरोमंडल सोयाबीन को उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। और से विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है डी 15%। इंडियन हॉर्टिकल्चर डेटाबेस 2024 के अनुसार भारत विश्व के फल उत्पादन में 13.6% हिस्सेदारी के साथ द्वितीय स्थान पर जबकि 20.9% हिस्सेदारी के साथ चीन प्रथम स्थान पर था। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अभिष्ट विकल्प का चयन करना कठिन है। निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प डी का चयन किया जाना चाहिए। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा फल उत्पादक देश है। 81 भारत सरकार के कृषि सहयोग किसान
कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, आम, संतरा, पपीता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। राइट आंसर होगा डी, यानी 2 और 4 सही है। सही उत्तर चुनना है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत सरकार ने तत्कालीन कृषि सहयोग सहकारिता और किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत आम, केला, पपीता और नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद फल का दूसरा बड़ा उत्पादक है तथा आम, केला, पपीता तथा नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। 82 निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? राइट आंसर सी, ज्वार। दिए गए विकल्पों में ज्वार नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली तथा गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है। तिरासी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। फसल, मौसम, सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी। खरीफ, वर्षा, जायद, गर्मी, रबी, सर्दी, सभी मौसम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी, सभी मौसम में। और आपका खरबूजा जो हो जाएगा ये जायद यानी गर्मी में। कपास जो हो जाएगा खरीफ यानी वर्षा। अलसी जो हो जाएगा रबी यानी सर्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से बी। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। सही सम्मेलन है फसल, मौसम, सूरजमुखी सभी मौसम, खरबूजा जायद यानी गर्मी में, कपास जो है खरीफ वर्षा में, अलसी रबी यानी सर्दी में। चौरासी नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है या है? पहला, भूमि की कम या शून्य जुताई। दूसरा, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। तीसरा, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर 1, 2, 3 यानी सभी सही है। ये जो है ना तीनों के तीनों सही है। शून्य जुताई खेती करने का वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती है। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार ये तीनों पद्धति कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। पचासी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। फसल या पौधरोपण सर्वाधिक उत्पादक राज्य, जूट, चाय, गन्ना, रबर। केरल, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, असम हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। सही सही सम्मिलित है सूची 1, सूची 2। फसल या पौधरोपण सर्वाधिक उत्पादक राज्य, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। जूट के वर्ष 2023-24 के आंकड़ों तथा चाय, गन्ना और रबर के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के आधार पर। 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? फसल राज्य तो मक्का, जूट, कपास, सोयाबीन, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उतरता है। सही सम्मेलन इस प्रकार है, फसल राज्य मक्का जो उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल में, कपास महाराष्ट्र में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में।
दिए गए विकल्पों में वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल नहीं है। वर्ष 2024-25 में मक्का के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर है। वर्ष 2024-25 के अनुसार मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश एवं कपास एवं सोयाबीन का शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, जबकि वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जूट का शीर्ष उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल का है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए और डी सही सम्मिलित नहीं है। 87 भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में है? करेक्ट आंसर डी अंगूर की। गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अनाब एवं शाही आदिल अंगूर की किस्में हैं। 88 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फसल खरपतवार, राइट आंसर बी। धान यानी बथुआ, ये सही सम्मिलित नहीं है। गेहूं फ्लेरिस माइनर सही है। मटर प्याजी सही है। बरसीम कासने सही है। सही नहीं पूछ रहा है तो बी धान जो है बथुआ, ये सही नहीं है। बथुआ का वानस्पतिक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। यह प्रायः गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जियों के रूप में भी होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता है। अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। 89 निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? फसल प्रजाति, तो सही सम्मिलित नहीं है। धान यानी हिराद है, ये सही सम्मिलित नहीं है। सरसों वरुणा सही है। मटर रचना सही है। अलसी नीलम सही है। ये सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो डी होगा राइट आंसर। फसल प्रजाति, फसल वरुणा, मटर रचना, अलसी नीलम। चैनल बेंगल ग्राम यानी राधे, बंगाल ग्राम। नोट, प्रजाति के स्थान पर किस में वैरायटी होना चाहिए? 90 नंबर। मक्का, आलू, गन्ना, पेंडी, मूंग फसल चक्र उदाहरण है? बी 3 वर्षीय। मक्का, आलू, गन्ना, पेंडी, मूंग 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। 91 नाबी एमजी है। डी गेहूं की एक किस्म है। नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है। यह रंगीन गेहूं है। नाबी द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों काला, नीला, बैंगनी, पर्पल में उपलब्ध है, जिसे नाबी एमजी किस्म के नाम से जाना जाता है। 92 प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन? डी 2,4-D ये है। उपयुक्त विकल्पों में से 2,4-D डाइक्लोरोफेनो एसिटिक एसिड प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन किया गया था। चलिए 93 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है तो सी काबुली चना, किल्ले निकलना, ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी मक्का है, नर मंजरी निकालना, मूंगफली है, खूंटी बनना, तंबाकू शीर्ष कर्तन, ये भी सही सम्मिलित है। राइट आंसर सी जो सही सम्मिलित नहीं है। मक्का, नर मंजरी निकालना, मूंगफली, खूंटी बनना, 3 तंबाकू शीर्ष कर्तन सम्मिलित है, जबकि गुलाबी चना, किल्ले निकलना सम्मिलित नहीं है। धान जो है में गेहूं, गन्ना आदि में किल्ले निकलने की प्रक्रिया होती है। 94 भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर होगा बी होगा। बी नंबर 85% है। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मेंथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का शीर्ष योगदान है।
उत्तर प्रदेश का मेंथा के उत्पादन में लगभग 80 से 90% तक योगदान है। 95 निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? फसल रोग, धान, सरसों, बाजरा, मूंगफली। धान जो है उगटा, सरसों सफेद गिरोई, बाजरा कंडुआ, मूंगफली टिक्का। राइट आंसर ए जो है सही नहीं है। उगटा रोग में पौधे की पत्ती तथा इसका मुलायम भाग सूखने लगता है और उनमें दृढ़ता नहीं रह जाती है। यह रोग गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग से धान की फसल प्रभावित नहीं होती है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी झूठ कंड यानी फॉल्स स्मार्ट जौ में पाया जाने वाला रोग है। 97 फसल और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ए चावल, पश्चिम बंगाल। ये सही नहीं है। प्रश्नकाल में विकल्प सही उत्तर था। वर्ष 2024-25 के अनुसार चावल जो है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। राई सरसों का शीर्ष उत्पादक राज्य राजस्थान है। 98 निम्नलिखित से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? राइट आंसर डी केरल। केरल में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है। वर्ष 2023-24 अंतिम 2024-25 थर्ड ए के आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल इलायची के उत्पादन शीर्ष राज्य है। काली मिर्च के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष राज्य के बाद दूसरे स्थान पर है। 99 भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा है सी 75 सेंटीमीटर से कम हो। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों से सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ये क्षेत्र रागी, बाजरा, मूंग, चना जैसे कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाते हैं और इन क्षेत्रों में मिट्टी के नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। 100 नंबर भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। दूसरा, NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? राइट आंसर बी यानी कि 2 और 3 सही है, 1 गलत है। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। अन्य दोनों कथन सही है। 1 से 1 निम्न में कौन सी नगद फसल नहीं है? तब भी ज्वार। नगद फसल के अंतर्गत मुख्यतः कपास, जूट, गन्ना, दलहन, तिलहन, मसाला, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू इत्यादि आते हैं। दिए गए विकल्पों में ज्वार नगद फसल न होकर मोटे अनाज मिलेट्स के अंतर्गत आता है। 102 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भाग में बाजरा रोपा जाता है। दूसरा, यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है। तीसरा, बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। चौथा, राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं। भारत के मुख्य पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी एवं मध्य भागों के गर्म एवं शुष्क जलवायु वाले भागों में बाजरा रोपा जाता है। कुछ दक्षिणी राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है, अतः कथन 1 सही है। बाजरा में सूखा सहन करने की अद्भुत शक्ति होती है, अर्थात यह कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसल है, अतः कथन 2 सही है। बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार उत्पादकता में 3 बड़े राज्य अवरोही क्रमशः मध्य प्रदेश,
गुजरात एवं तमिलनाडु है। अतः कथन 3 सही है, यानी कि आपका अतः 1 भी सही है, 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। अतः कथन 4 भी सत्य है। इस प्रकार कोई भी उत्तर सही नहीं है, कोई भी उत्तर सही नहीं है, सभी सही है और सही नहीं है। ओ यहाँ पर जो है ना सभी चाहिए, 1 2 3 और 4 ऐसे दिया होता, चारों दिया होता ना ऑप्शन, तो अब सही होता। 1 2 दिया है तभी नहीं है, 2 3 दिया ये भी नहीं हुआ, 3 4 दिया तभी नहीं है, 1 4 दिया तभी नहीं है, ये चारों देना होना चाहिए था ऑप्शन में। 1 से 3 किस कृषि सूखा को भाषित किया जाता है? बी निम्न मृदा आर्द्रता। भारत में कृषि सूखा एक ऐसी स्थिति है जब फसल उगाने के मौसम के दौरान वर्षा और मिट्टी में नमी स्वस्थ फसल के विकास को परिपक्वता तक समर्थन देने के लिए अपर्याप्त होती है, जिससे फसल तनाव यानी क्रॉप स्ट्रेस में होते हैं और मुरझाने लगते हैं। सूखा के प्रकार: पहला, मौसम संबंधी सूखा, मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट, यह वर्षा के कमी से संबंधित है। दूसरा, कृषि सूखा, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, यह फसल क्षेत्र में मिट्टी में नमी की कमी को संदर्भित करता है। चलिए तीसरा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, यह जलाशय में पानी के निम्न स्तर से संबंधित है। चौथा, सामाजिक आर्थिक सूखा, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, यह समाज में लोगों को प्रभावित करने वाले पानी की कमी से संबंधित है, जो खाद्यान्न, चारे आदि की उपलब्धता को प्रभावित करता है। 104, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में है। सी क्रमशः मक्का तथा बाजरे की। माही कंचन तथा RCB 911, RCB IC 911 क्रमशः मक्का बाजरे की संकर किस्में हैं। मक्के की अन्य प्रमुख किस्में गंगा, सफ़ेद 2, माही धवल, D 765 मौजूद, सूर्य इत्यादि है। RCB 2, राज 171 आदि अन्य बाजरा की किस्में हैं। 105, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? ए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वन और वृक्ष भूमि की स्थापना, वृद्धि, संरचना और गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला और विज्ञान है, जिससे भूमि मालिकों और समाज के विविध आवश्यकता और मूल्यों को सतत सस्टेनेबल आधार पर पूरा किया जा सके, जैसे वन्यजीव आवास, लकड़ी, जल संसाधन, पुनर्स्थापन और मनोरंजन। अब जो है पशुपालन है, पशुपालन को देखते हैं, नोट्स देखते हैं। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने में कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशु धन का वैज्ञानिक प्रबंध, खुराक, पोषण, प्रजनन एवं रोग नियंत्रण सहित की क्रिया को पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। विश्व पशुधन संगणना लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बल कैटल है। भारत में गाय बल की मुख्य 3 नस्लें पाई जाती है। पहला, दुधारू नस्ल है, मिल्च ब्रीड्स। इस नस्ल की गाय तो अधिक दूध देती है, परंतु बैल कृषि कार्य एवं भार वहन हेतु अच्छे नहीं होते हैं। इसमें गिर, साहिवाल, रेड सिंधी आदि प्रमुख नस्लें सम्मिलित है। भारवाही नस्लें यानी ड्रॉट ब्रीड्स, इसमें नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंगयाम, खिल्लर, पोवार, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। द्विउद्देशीय नस्लें देवूनी दूध तथा भारवाहन, थार परकर दूध तथा भारवाहन, अमृत महल परिवहन तथा भारवाहन। देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गाय राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें थारपारकर, राठी, कांकरेज, नारी, साहिवाल, नागौरी, हरियाणवी एवं मेवाती है।
साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में पाई जाती है। इसको दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। गंगा तेरी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में मुख्यतः पाई जाती है, जिसके दुग्ध देने की क्षमता औसतन 4 से 6 लीटर प्रतिदिन है। हरियाणा में थार पारकर मुख्यतः द्विकाजी दूध एवं भारवाहक गाय हैं। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती हैं। इसमें मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली, रावी, पंढरपुरी इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में सर्वाधिक भेड़ तेलंगाना में पाई जाती है। देश की अच्छी नस्ल की भेड़ें कश्मीर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा की घाटियों में पाई जाती है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, चमड़ा और ऊन प्राप्त होता है। भारत में मांस का यह मुख्य स्रोत है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है। यह मांस और दूध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इसे प्रतिदिन औसत रूप से अपने लैक्टेशन अवधि 2.0 से 3.0 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन होता है। इसका सबसे अधिक रिकॉर्ड उत्पादन 4 किलोग्राम प्रतिदिन है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना का समारंभ से हुई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। FAO द्वारा जारी डेयर मार्केट रिव्यू ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल मार्केट डेवलपमेंट्स इन 2024 के अनुसार वर्ष 2024 पूर्वा में दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा स्थान है। वर्ष 2024-25 में भारत में राज्यों की दृष्टि से दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, उसके बाद राजस्थान का दूसरा और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। भारत में वर्ष 2024-25 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। दुग्ध उत्पादन वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया, जिसका प्रथम चरण 1970-80 तक, दूसरा चरण 1981 से 85 तक तथा तीसरा चरण वर्ष 1985 से 96 तक था। भारतीय डेयरी निगम के पंजीकृत कार्यालय वडोदरा, गुजरात में था। इसकी स्थापना 1970 में की गई, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थापना प्रारंभ सोसाइटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत रूप में 1965 में किया गया था, जिसे बाद में संसद के अधिनियम 1987 के तहत 12 अक्टूबर 1987 को पूर्ववर्ती भारतीय दुग्ध निगम में विलय करके किया गया। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। वर्ष 1989 में डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। विश्व पशुधन संगणना 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन लाइव स्टॉक घनत्व राज्यों में पश्चिम बंगाल का है। वर्ष 2019 में कुल पशुधन लाइव स्टॉक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे, जबकि मवेशियों गोवंशीय कैटल्स के संबंध में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। प्रश्न को उसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला, स्टॉक फार्मिंग है। बी, पशुओं का प्रजनन। प्रश्नगत विकल्पों में स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। 2 नंबर, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ए, बिहार में। दिए गए राज्यों तथा उनके सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या के घनत्व का क्रम निम्नानुसार है। राज्य सकल कृषि क्षेत्र में पशु घनत्व: हरियाणा 25 प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 77 प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 106 प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार 183 प्रति वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर, भारत के लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में
पाई जाती है, ये है तो आपका नहीं दिया गया आंसर। चलिए देखते हैं। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था, जबकि वर्तमान में वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल कैटल्स हैं। इनकी संख्या के आधार पर प्रथम 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल 19.1 मिलियन, उत्तर प्रदेश 19.0 मिलियन, मध्य प्रदेश 18.8 मिलियन है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पहला, मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तीसरा, राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। चौथा, भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत हैं। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्ष 2019 के पशु गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भैंसों यानी बुफालों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उसके पश्चात क्रमशः राजस्थान एवं गुजरात का स्थान है। तेलंगाना में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है। उसके पश्चात क्रमशः आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है। 5 में भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है बी जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जमुनापारी यानी जमुनापारी नस्ल की बकरी है। यह मांस और दूध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। इससे प्रतिदिन औसत रूप से अपने लैक्टेशन अवधि में 203 किलोग्राम तक दुग्ध का उत्पादन होता है। इसका सबसे अधिक रिकॉर्ड उत्पादन 4 किलोग्राम प्रतिदिन तक है। 6 नंबर, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो बी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में है। थारपारकर प्रजाति राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। 7, निम्नलिखित में कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? राइट आंसर सी हल्लीकर। बाकी थारपारकर, राठी, मेवाती सभी है। हल्लीकर जो है नहीं है, दूसरा राजस्थान की नहीं है तो हल्लीकर नहीं है। राइट आंसर सी होगा। हल्लीकर कर्नाटक के मवेशी नस्ल है। थारपारकर, राठी और मेवाती राजस्थान के मवेशी नस्ल है। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान का अलवर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा और हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्ष 2016 में हरियाणा के मेवात जिले का नाम बदलकर नूह कर दिया गया है। 8 नंबर, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है सी साहिवाल है। साहिवाल गाय की प्रजाति का नाम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के नाम पर है। इसके दुग्ध देने की क्षमता काफी अधिक होती है। 9 नंबर, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है तो ये प्रथम है। दुग्ध उत्पादन भारत का विश्व में प्रथम स्थान 2024 है। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। 10, वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्ष 2024-25 में शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य, उनका प्रतिशत हिस्सा इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश 15.66%, राजस्थान 14.82%, मध्य प्रदेश 9.12%, गुजरात जो है 7.78%, महाराष्ट्र जो 6.71%। 11 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो डी दूध उत्पादन एवं वितरण से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से है। 12, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। 13, श्वेत क्रांति संबंधित है बी दूध उत्पादन से। 14, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है?
बी वर्गीज कुरियन। 15वां सवाल देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो आपका आंसर होगा 15 का बी होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा घटते क्रम में है। वर्ष 2021-22 में वर्ष 2021-22 में भारत दुग्ध उत्पादन प्रथम स्थान पर था, जबकि वैश्विक दुग्ध उत्पादन लगभग 24% का योगदान देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार प्रसंगत राज्यों का दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटता क्रम से इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार के अनुसार भी प्रसंगत राज्यों का अवरोही क्रम इसी प्रकार है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पशु नस्ल। राइट आंसर डी भेड़ यानी गिर, ये सही सम्मिलित। गाय जो देवनी सही है, बकरी बरबरी सही है, भैंस भदावरी ये सभी सही है। ये पिछला सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है, तो डी नंबर सही सम्मिलित नहीं है। भेड़ गिर ये सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित इस प्रकार है: पशु नस्ल, गाय देवनी या देवनी, बकरी बरबरी, भैंस भदावरी। गाय जो गिर होता है, ना कि भेड़ गिर होता है, इसलिए डी नंबर गलत था। 17 नंबर सवाल, निम्न में कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? पहला, ये लद्दाख में पाए जाने वाली दुर्लभ ऊँट प्रजाति है। दूसरा, उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न है। तीसरा, अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र और लंबी दूरी तक तैरते हैं। चौथा, प्राचीन समय इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2 और 3 सही है, आपका 4 गलत है और 1 भी गलत है। राइट आंसर 2 और 3 सही है, यानी कि खराई ऊँट गुजरात राज्य के मुख्यतः कच्छ क्षेत्र के खारे दलदल में पाए जाने वाले ऊँट की एक दुर्लभ नस्ल है। यह शुष्क भूमि और तट के दोहरे पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। इनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न हुआ है। ये ऊँट अपने चारागाह क्षेत्र मैंग्रोव तक पहुंचने के लिए उत्तरी समुद्र 3 किलोमीटर तक तैरते हैं। मैंग्रोव के विनाश से इसके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ है। इसके बाद जो है खनिज संसाधन है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और जिनको भी आपको पीडीएफ चाहिए वो स्पीडी करंट अफेयर्स जीके जीएस टेलीग्राम पर, इस पर जो है आपका कृषि वाला पीडीएफ डाल चुके हैं। और अब आपको जो ये जो अभी पढ़ाए हैं इसका भी पीडीएफ उस पर अभी डाल देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसको आप लोग लोड कर लीजिएगा और अपना जो भी पढ़ना है, चाहे जो भी बनाना है, नोट्स बनाना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता से प्यार कीजिए, अपने परिवार, समाज, अपने देश से प्यार कीजिए, लाइफ में मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। या तो जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।